सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई 2023 स्ट्रैटेजी के बारे में। आप में से यहाँ पे दो तरह के एस्पिरेंट हैं। एक ऐसा एस्पिरेंट है जो पहली बार 2023 के एग्जाम में शामिल होने वाला है, और एक ऐसा एस्पिरेंट है जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिए, 2022 के एग्जाम दिए, लेकिन किसी कारणवश उनका प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो यहाँ से एक शानदार स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे। और जिन्होंने 2022 की प्रीलिम्स एग्जाम दी है और उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, तो एक ही बात कहूँगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना होगा, कोई नहीं आएगा दूसरा, आपको सेल्फ मोटिवेट होना होगा। और आपके साथ इस जर्नी में मैं भी शामिल था। मुझे भी ऐसा पता नहीं था कि मेरे साथ ये हो जाएगा, क्योंकि कभी भी पहले सीसेट में फेल नहीं था। और सीसेट में यदि मेरा अपना आपको स्कोर दिखाऊं तो 130, 120, 110, 90, 92 बहुत बार आया हुआ है। और इस बार मतलब 66 मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि मैथ मैंने कभी नहीं पढ़ा। मेरे साथ भी ये हुआ कि मैथ समझ भी नहीं आता, और इस बार पता नहीं क्या होगा, सीसेट पेपर की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आई थी। और चलो कोई बात नहीं, इस बार मैथ पढ़ेंगे क्या, तो कोई बात नहीं, आगे हम एक नई स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। और इस वीडियो में आपको मैं अपने टाइम टेबल की भी एक झलक देने वाला हूँ कि मेरा अब शेड्यूल कैसे रहने वाला है आने वाले वक्त में, ठीक है। और मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये परफेक्ट है, मैं केवल वो बताता हूँ जो मैं खुद यूज में लेता हूँ, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10 पॉइंट शामिल किए। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं नहीं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उनका जवाब देने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत आपको यहाँ से मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान बनाना है। अब ये कैसे बनाना है? इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान का मतलब होता है आपको तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड रूप से करनी है, जैसे प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, मतलब तीनों एक साथ आपको लेके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल आप प्री पढ़ रहे हो या केवल मेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, या इंटरव्यू को आपने बिल्कुल छोड़ दिया, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि यार इस जर्नी के दौरान मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ आपको कि शुरुआती जब स्तर पर मैंने तैयारी शुरू की थी, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हो पाया था, ठीक है, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। थर्ड स्टेज में जब मैं गया, थर्ड अटेम्प्ट में जब मैं गया, तो वहाँ से पहली बार प्री हुआ, पहली बार मेंस क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू में पहुंचा, और इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स मिले। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखा कि हमने यहाँ तो बहुत मेहनत की, प्री में बहुत मेहनत की, मेंस में बहुत मेहनत की, इंटरव्यू के लिए जो गाइडेंस मिलना चाहिए था कहीं से कहीं नहीं मिला। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा होता है कि आप एक दिन में, एक महीने में नहीं सुधार सकते। जब आपने ये सोच लिया कि मुझे तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, तो ये उसी दिन से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे 2023 के एग्जाम में आप बैठ रहे हो, तो आपको ये गाइड करने वाला होना चाहिए कि बच्चे, प्री मेंस के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो भी बहुत मायने रखती है इस एग्जाम में। क्योंकि तुम कितना भी मेहनत कर लो, प्री मेंस सब पास कर लो, मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ जाओ, आपकी पर्सनैलिटी यूपीएससी या सिविल सर्वेंट जैसी नहीं होगी, तो नंबर नहीं मिलेंगे यार वहाँ। और वो आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उनके सामने 2000 बच्चे आ रहे हैं, वो उन्हीं को चुनेंगे जो बेस्ट है, जो वाकई सिविल सेवक को एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और जितनी भी उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए उनको लेंगे। तो इसका मतलब क्या, हमें सुधार करना होगा अपनी पर्सनैलिटी में। और कैसे सुधार करना होगा? आप कभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखते हो, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है, एक वहाँ पे इंटरव्यू का भी सिलेबस है। कभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो भी आता है, 2022 का प्री के समय नोटिफिकेशन आया था, उसमें सिलेबस लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। 10-15 वहाँ पे पॉइंट दिए हुए, तुरंत वहाँ से निकाल के अपनी दीवार पे चिपका लेना। ये बात बाद में पता चलती है आपको जब मेंस पास कर लेते हो, और जब वहाँ से इंटरव्यू फाइनल, जब आप इंटरव्यू देते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत पैनिक वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। मेरे साथ भी ये हुआ था। तो बाद में जैसे 2000, फिर मैंने, जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से प्री फेल हो गया, पांचवें अटेम्प्ट में फिर से इंटरव्यू में पहुंचा, ठीक है। और मेंस के अंदर आपने मेरी मार्कशीट देखी हो तो 821 मार्क्स। ये 821 मार्क ऐसे हैं, मतलब ऐसे नहीं है, वो कितनी कड़ी मेहनत के बाद में मेंस में इतने मार्क्स आ गए। और वो ऐसा ही होता है कि कोई मेंस एक आपका ऐसा होता है जो आपको प्रॉपर आईएएस बनाने के लिए होता है, प्रॉपर आईएएस मतलब टॉप 100 में लाने के लिए होता है। तो टॉप 100 में लाने के लिए मेंस में मार्क्स आ चुके थे। तो मतलब ये देखो, मेहनत नहीं करते हम
तो इतने नंबर कैसे आते हैं। लेकिन वही बात है ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किसी ने गाइड ही नहीं किया, या हमें पता ही नहीं था कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है। हमारी थोड़ी सी बुनियादी समस्या रही कि हम ऐसी स्कूलों में पढ़े हैं, ऐसी कॉलेजों में पढ़े हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती नहीं है। एक सामान्य स्कूलों में ऐसा कोई नॉलेज नहीं होता जो कि आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि ये यार कोई नहीं बताएगा ये। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि आपको इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान पर ही फोकस करना होगा, यही हमारे लिए बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट एक ही बार में आईज आईज बनना चाहता है, यानी एक दो अटेम्प्ट में ही आईज निकालना चाहता है, तो जो भी हमारी कमियां है कि प्री में हमारी कमी है कि हम सीसेट में हमेशा थोड़ा सा पीछे रहते हैं, तो इस पे हमें काम करना होगा। मेंस में हमारी कमी है कि थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, या मेंस में हिंदी माध्यम के सामने एक चुनौती है जनरल इंग्लिश। वहाँ पे भी बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट बहुत मेहनत करने के बावजूद जनरल इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, और जो जनरल इंग्लिश में या जनरल हिंदी में फेल होता है ना, उनकी बाकी कॉपी चेक भी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में काम करना होगा। और इंटरव्यू में क्या करना होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या आपका एटीट्यूड, जो भी आपकी विशेषताएं वैसी होनी चाहिए कि एक सिविल सर्वेंट के लिए सूटेबल हो। और एक बात को ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, यूपीसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। चाहे मार्केट में, यूट्यूब पे, फलाना, जब जो चलता है उस पर कभी ध्यान मत देना। जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, वहां तक पहुंचा हूँ, उस स्टेज पे इंटरव्यू तक 3 बार पहुंचा हूँ, इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यूपीसी की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं आज भी जानता हूँ कि मेरे में कहाँ कहाँ कमी है, और मैं जब तक वो सुधार नहीं करूंगा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यदि ये बात आप समझ रहे हो ना, तो आप सिलेक्शन पहले ही चांस में ले लोगे। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जेन्युइन बंदे देखें। मतलब यूट्यूब पे थोड़ा एक समस्या है, आपको डिमोरल करने वाले बहुत लोग आएंगे, कमेंट भी ऐसे करेंगे, चाहते हैं कि सामने वाले को एकदम डुबा के फेंक दें, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है यूपीसी एस्पिरेंट, वो ट्रू और जेन्युइन एस्पिरेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सही दिशा में गाइड मिले। और एक बात ध्यान रखो, कोचिंगों के पीछे ज़्यादा मत भागो। जितना आज आपको हवा दिखता है ना कोचिंगों का, मतलब टॉपर्स किस कोचिंग में कहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल का पैटर्न ऐसा हो गया कि जो सेल्फ स्टडी करता है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आप ये देखो कैसा पैटर्न है। मतलब आपको ये सोचना होगा कि थोड़ा विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि आपको कहाँ कहाँ से कहाँ क्या क्या पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि पूरी कोचिंग में 2 साल बर्बाद कर रहे हो। आपको लगता है आपका मैथ वीक है, आपका रीजनिंग में वीक है, या आपका इंग्लिश वीक है, या आपका इकोनॉमिक्स वीक है, तो वो सेक्शन उठा के वो कर लो। मतलब थोड़ा सिलेक्टिव कोचिंग कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, कोचिंग करनी भी चाहिए। जहाँ जहाँ कमी है उनको सुधार लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो, चॉइस में नहीं वहाँ पढ़ रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है, आपकी एनर्जी तो वहाँ चली जाएगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान। ठीक है। और जो मैंने अभी आपको 5 मिनट बातें की ना, इस बातों की यदि आप सार समझ पाओगे ना, ये आपकी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा बताने वाला कोई नहीं था कि यार ऐसा भी होता है। ठीक है, बाकी आपका कमेंट तो बताना, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ये भी एक ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत सोच समझ कर चुनाव करना होगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। अब इसमें मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ इसमें, कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना हो गया मेरा ज्योग्राफी, जो मेरे ग्रेजुएशन में था। मुझे लगा इसमें ठीक ठाक होता होगा मामला। ठीक है, 4 मेंस मैंने इससे लिखे हैं ज्योग्राफी से, और एक बार स्कोर 255 के आसपास रहा है, बाकी एक बार 240 भी रहा है, एक बार 225, और एक बार शायद 210 ऐसा कुछ रहा है। तो उतना अच्छा स्कोर नहीं जितना जैसे हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते हैं, हिंदी माध्यम में, संस्कृत में, उतना अच्छा ज्योग्राफी में मुझे स्कोर नहीं मिला है। ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि कमी मेरे में ही है, तो मैं लगातार उसमें मेहनत करता रहा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में ये पता चला कि कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे स्केलिंग होती है, आपकी तुलना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से होगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट पिछड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा कंटेंट नहीं है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को तैयार करने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो ज़्यादा बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने आसपास देखा, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैं आपको एक लिस्ट गिना सकता हूँ जिन्होंने ज्योग्राफी छोड़ के हिंदी साहित्य लिया, आज वो प्रॉपर आईएएस आईपीएस है। बाद में मुझे मतलब उनसे जब बात की तो उन्होंने भी मुझे बोला कि यार ये बात सही है। बहुत सारे उनमें से उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि यार धर्मेंद्र भाई ये छोड़ दो, ज्योग्राफी आप छोड़ दो, ये नुकसान करेगा आपको, क्योंकि उनके पास रिसर्च था। लेकिन मुझे लगा कि मैं यार मेहनत कर लूंगा, ज्योग्राफी का जीएस में भी बड़ा एक रोल होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यदि ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं डिमोरल नहीं करना चाहता हूँ। जो इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं वो तो दो अपना, ठीक है। मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगा कि नंबर नहीं आते, नंबर तो लाने की हिम्मत आप में है तो ला भी सकते हो, क्योंकि एक आधा अपवाद ऐसा होता है जो नंबर ले आता है। जैसे हम इन दिनों में बात कर रहे थे, ज्योग्राफी का स्कोर अच्छा नहीं है। जैसे 2018 की बात करूं, ज्योग्राफी में उस समय मेरा स्कोर 210 रहा, और मेरे एक दोस्त का स्कोर ज्योग्राफी में 305 रहा। तो इसका मतलब अपवाद है, तो वो लेके आया। ठीक है,
तो इस बार जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए अपवाद है, लेकिन जो 2023 में प्लानिंग कर रहे हैं उनको तो मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा सोचना इस बारे में। मैं अपनी राय आप पे थोपना नहीं चाहता, आप अपना रिसर्च कर सकते हो। आसपास जो सिलेक्शन आप जिनका हुआ है उनसे थोड़ा गाइड ले सकते हो मेरे हिसाब से। थोड़ा इस बारे में सोच सकते हो कि सब्जेक्ट ऐसा हो, जैसे अभी सब्जेक्ट लेना हो तो हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री देखना बहुत अच्छा कर रहा है काम। हिंदी साहित्य वे भी बहुत अच्छा है, पवन जी का संस्कृत रहा है, तो मैं इनके बारे में बता सकता हूँ कि 2-4 सब्जेक्ट मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं। बाकी और सब्जेक्ट का मुझे पूछो कि मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी का नॉलेज है कि मैं किसी को ज्योग्राफी के लिए तो नहीं बोलूँगा। तो ये बात है कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को तो पता है, इंग्लिश मीडियम में ऐसा कुछ नहीं होता, सब सब्जेक्ट बराबर है, सबके इक्वल नंबर भी आ रहे हैं। लेकिन हिंदी माध्यम में फिर दिक्कतें आती हैं थोड़ी सी। अच्छा, आप कंटेंट को लेकर दिक्कत आई, जैसे ज्योग्राफी आप लेते हो तो कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ना पड़ेगा, भागते रहोगे फिर कंटेंट के पीछे। अब कम से कम हिंदी साहित्य लिया तो हिंदी साहित्य में कम कंटेंट तो आपका हिंदी में होगा, संस्कृत ले तो संस्कृत में कंटेंट होगा आपका, या हिंदी में भी संस्कृत को लिख सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हिंदी में लिख सकते हैं, आपको किसको पता होगा इसमें बारे में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब कैसे नंबर लाने हैं, मेंस में कैसे सुधार करना है। अभी 2023 की तैयारी आप शुरुआत कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखो, ये एक ऐसे का पेपर ऐसा है जो आपको या तो रैंक से भी बाहर कर देगा या लिस्ट से बाहर कर देगा। इसमें नंबर बहुत अच्छे लाए जा सकते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये पेपर हमेशा मेरे साथ रहा है। 157 मार्क्स, और बाकी जो 3 मेंस थे उसमें हमेशा 131 प्लस ही रहे। तो आप इस बार के एसए के मार्क्स देखना एक बार, लोगों कैसे मार्क्स आए, 50, 70, बहुत बेकार मार्क्स आए इस बार एसए में। टॉप 10 की लिस्ट में भी आप देखोगे तो कितने बेकार मार्क्स है इसमें। तो यदि आप एसए के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको एक काम करना है, कोई भी एक अच्छी आपको बुक मिल जाए, चाहे वो दृष्टि की हो या निशान जैन सर्कल की हो, कोई भी एक अच्छी बुक आपके पास हो ऐसे राइटिंग की, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेटेजी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। और इसमें कोचिंग वोचिंग मत करना, आप 20,000 रुपये मत लौटाना किसी कोचिंग को, 20-25,000 रुपये दे दोगे इस राइटिंग में, वो नंबर नहीं दिला पाएगा। आप एक अच्छी सी किताब देखो, और पुरानी ओल्ड पेपर को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे अच्छा माध्यम क्या है, इसमें आप टॉपर्स की कॉपी देखो कि टॉपर्स ऐसे कैसा लिखते हैं, और टॉपर्स की कॉपी आपको गूगल करोगे ना, अधिकांश टॉपर्स की कॉपी विजन की साइट पे आपको मिल जाएगी या दृष्टि की साइट पे मिल जाएगी, या गूगल करोगे तो कहीं नहीं कहीं आपको कॉपी, उनकी कॉपीज मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है। या उनके जो टेलीग्राम है उन पे उनकी कॉपी वो शेयर करते हैं। तो जो टॉपर्स के टेलीग्राम है, मैं अपने टेलीग्राम पर बार बार शेयर करता हूँ, आज भी दोबारा शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उससे आप वहाँ से आपको फायदा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने ऐसे राइटिंग फ्री के अंदर जो आपको चाहिए, इसमें आपको 5 से 10-15 आपको वीडियो यहाँ पे ऐसे राइटिंग के आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे, और आपको वो गाइड करा है जो खुद इतने मार्क्स ला चुका है। अब आप विश्वास करो तो 0 रुपये में ऐसे में आप यहाँ से पढ़ के वो मार्क्स ला सकते हो जो आप 20-22 हज़ार रुपये दे के भी नहीं ला सकते, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे राइटिंग का है। एक फार्मूला इसमें आपको बताता हूँ कि मैं खुद ऐसे राइटिंग में अब ये करूँगा, वीक में मतलब संडे को डिसाइड किया मैंने, संडे को एक ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अभी लंबी जर्नी है। और ऐसे ऐसा पेपर है, जीएस के अंदर आपको 70-80 ये मार्क्स मिलते हैं, ऐसे के अंदर 170 मार्क्स भी मिलते हैं। हिंदी माध्यम में आपको बताऊं, आपको किसी को पता नहीं होगा, मेरा एक दोस्त है 171 भी मार्क्स ऐसे में आ चुके हैं। तो हिंदी जब जीएस से दुगने मार्क्स एक पेपर में ऐसे में आते हैं तो आप इसको लाइटली कभी मत लेना, लूप होल कहीं नहीं रखने। इस जर्नी के दौरान आपने कहीं भी कोई कमी रखी ना, वो कमी ही आपको बाहर कर देगी, देखना, ठीक है। तो ये इस राइटिंग का हो गया। और वीडियो देखना प्लेलिस्ट में, अच्छे इंग्लिश मीडियम के लिए भी है कि वो स्लाइड मैंने इंग्लिश में बना रखी है, और इस बार और मैं बनाऊंगा। संडे को जो मैं ऐसे लिखूंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो बना दूंगा। आगे जनरल स्टडीज़ के पेपर, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में आपको क्या करना है, मेरा ये मानना है कि इनमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। जीएस वाले पेपरों में कोचिंग की नीड नहीं होती है। पेपर ही ऐसा आता है कि आप यदि करंट अफेयर पढ़ते हो, स्टैटिक पार्ट में जो किताबें पढ़नी होती है, एनसीईआरटी किताबें पढ़नी होती है, यदि आप उनको पढ़ के जाते हो, आपका लगभग काम होता है। अब आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे वही टीचर वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत वो पढ़ाएगा, हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी वो सेम पढ़ाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी भी वो पढ़ाएगा। तो ये कोचिंग क्या करोगे यार इनके लिए, यूट्यूब पे सब फ्री में वीडियो है, टॉपर्स बताते हैं कि उन्होंने भी यूट्यूब से काफ़ी सहायता ली, ठीक है। तो इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्लान कैसे बनाओगे इसमें, आपको प्लान में ये रखना है कि आपका प्री का भी सिलेबस हो जाए और आपका मेंस का भी साथ चलते रहे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में आपको ये देखना है कि प्री के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्वेश्चनों का अध्ययन करना है आपको, हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस देखना है। मेंस के अंदर ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद में आपको डिसाइड करना है कि मुझे ज्योग्राफी में ये चीज़ें पढ़नी है। मैंने इन पर ऑलरेडी इतनी वीडियो बना दी कि किस टॉपिक पर कौन कौन सी किताबें आपको कहाँ से पढ़नी है, कौन सी आपको वीडियो देखने हैं, काफ़ी बना चुका हूँ, तो दोबारा नहीं बनाऊंगा। आप मेरे नाम से सर्च करोगे या प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, सब पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको प्री और मेंस दोनों एक साथ देखना है।
प्री का आपको कैसे टॉपिक पढ़ना है, मेंस का आपको कैसे टॉपिक पढ़ना है। यदि शॉर्ट नोट्स बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो टेलीग्राम पे कितने नोट्स शेयर कर चुका हूँ। इसी तरह आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना है हिस्ट्री के अंदर प्री में कौन से टॉपिक हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना होता है और खुद पढ़ना सीखोगे ना तो जल्दी सीख पाओगे। आपको ये पता है कि समस्याओं से जूझ के आगे बढ़ोगे, इसका फायदा मिलता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप कोशिश करो। अब इसके अंदर एक चीज आपको बताता हूँ कि जैसे GS4 है, GS4 में आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, 2-4 महीने में पढ़ते रहना, जी इथिक्स पढ़ते रहना, स्कोर क्या जाएगा आपका 100 जाएगा, 105 जाएगा। बहुत आपने मेहनत की तो आपका अच्छा स्कोर भी जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा स्कोर नहीं आ सकता, हो सकता है टॉप मार्क्स पे आए, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको यूट्यूब पे कि मैं इथिक्स को कितना टाइम देता हूँ, 5 से 7 दिन, और मेरे इथिक्स में स्कोर 126 है, 105 स्कोर है, हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है कि मैंने पूरा सिलेबस भी पढ़ा रखा है। अब लोग क्या विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं बड़े बड़े टीचरों से पढ़ना ही इथिक्स में नंबर दिलाएगा, जबकि मेरा तो ये मानना है कि आप खुद भी पढ़ लो ना, मेरे मत पढ़ो, आप खुद भी अपने 2-4 दिन में चीज़ें पढ़ लो कि कैसे इथिक्स में क्या करना है, तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बात है कि इथिक्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ऐसे पढ़ा रखा है, 2 पेपर तो मैंने करवा रखे हैं, तो इसके लिए 1 रुपया भी क्यों दोगे किसी के, क्योंकि वहां पर जाने के बाद भी, पैसे देने के बाद भी वो मार्क्स और वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप खुद एक बार आजमा के देख लेना, खुद एक बार वीडियो और नोट्स देख लेना। पूरे नोट्स जो मैं बनाता हूँ प्री के मेंस के सब टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको एक जेन्युइन टिप्स देता हूँ। सबसे बड़ा आंसर राइटिंग का टिप्स ये कि जो टॉपर्स की कॉपीज है ना वो डाउनलोड करो। अब जैसे हिंदी माध्यम की टॉपर्स में आपने ये देखा कि रवि सियाग है, सुनील धनवंता है, ठीक है, उनकी कॉपीज आपको मिल जाएगी विजन की वेबसाइट पे। और मैंने आपको बताया भी था कि 1-2 वीडियो भी बनाए थे इन पे कि आंसर राइटिंग टॉपर्स की कॉपी से करना सीख जाओगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि पुराने पेपर, ठीक है, ओल्ड पेपर यूपीएससी के 4-5 साल के मेंस के और टॉपर्स की कॉपी से आप आंसर राइटिंग करना शुरू करो। उसके बाद में कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो, अदरवाइज मत करना, मार्केट से उठा के लिख सकते हो। क्योंकि जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो आएगा टॉपर्स की कॉपी से। और मैं खुद यही करने वाला हूँ कि जैसे अभी ये 4 महीने जो आने वाले हैं वक्त मेरे पास है, पहले शुरू के 4-5 महीने इस पे पूरा का पूरा मेंस की आंसर राइटिंग पे काम करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा सिलेबस लगभग खत्म हो चुका था पहले, इस बार तैयार था मैं इस चीज़ के लिए कि इस बार ठीक है मामला, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग क्या करोगे, 5 साल के पेपर देखोगे, टॉपर्स की कॉपीज आपको मिल जाएगी, उसके हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करनी है। तो आंसर राइटिंग करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले पुराने पेपर टॉपर्स की कॉपीज को साथ लेके पढ़ो, और उसके बाद में कोई आपको लगता है कि पेड टेस्ट ज्वाइन करने की आवश्यकता है मेंस की, कर सकते हो। मैं भी ऐसा करता हूँ, मेंस के लिए मैं एक अच्छी पेड टेस्ट ज्वाइन करता हूँ। और मैं जो लिखता हूँ वो 8 टेस्ट फुल टेस्ट होते हैं, विजन के लिखता हूँ मैं। मेरे टेस्ट मैंने कई बार शेयर भी किए हैं। लेकिन जिनके पास ये दिक्कत है कि यार वो 8 टेस्ट भी ज्वाइन नहीं कर सकते, 8-10 हज़ार रुपये भी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, मार्केट से उठा के लिख लेना, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा था, डेवलप सम गुड हैबिट्स एंड हॉबीज। ये याद रखना है, ये रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा बोरिंग भी है, तो आप कुछ अच्छी आदतें यहाँ पे अपने आप में पैदा कर लो, अच्छी हॉबीज डेवलप कर लो। और हॉबीज आपके कहाँ काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी। इंटरव्यू में ये होता है कि वो चाहते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी हो, डायनेमिक पर्सनैलिटी हो, जिनके अलग अलग दृष्टिकोण से उनका कहीं ना कहीं अनुभव रहा हो। इसका बहुत फायदा मिलता है। गुड हैबिट का मतलब क्या है, इससे ये है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए छोटी छोटी आदतों में आप सुधार करते रहो, ठीक है। और हॉबीज में तो कुछ भी हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है। योगा मेडिटेशन और अच्छा रहता है, मैं भी इस पर अब की बार काम करूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि और हम अच्छे तरीके से हमारे कार्यों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं गुड हैबिट्स की, तो इन्हें कैसे डेवलप करें, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कुकू एफएम पर एक बुक समरी, एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक समरी को पढ़ने के बाद में आप में एक बदलाव निश्चित रूप से आएगा कि कैसे आप अच्छी आदतों को लगातार आगे ले जा सकते हो, कैसे अच्छी आदतें आपके जीवन में बदलाव लाएगी। ये बुक मैंने भी सुनी है, आप भी यहाँ से सुन सकते हो। और कुकू एफएम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसको प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में 4000 से अधिक ऑडियो बुक और समरीज सुन सकते हो। आप जानते हो हर फैमिली मेंबर को लाइफ में ग्रो करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। ऐसी हर नॉलेज नीड्स का जवाब है कुकू एफएम की ऑडियो शो में। इसलिए हम लाए हैं हर घर कुकू एफएम, हमारे घर में भी सब सुनते हैं। आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों तक
शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। वैसे तो इनका साल भर का प्राइस 399 रुपये होता है, लेकिन आपके लिए एक शानदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको कोड इस्तेमाल करना है घर50 और आपका पूरे साल भर का प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 199 रुपये। यानी कितना शानदार है, एक बुक के प्राइस में आप पूरे साल भर यहाँ पे ऑडियो बुक और समरीज एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, ये डिस्काउंट ऑफर 19 जून तक ही वैलिड होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बात, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करोगे? यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। मैं इस चीज़ में आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें आइडिया भी नहीं, मैं खुद अभी इस पर काम कर रहा हूँ। तो पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब सीधा सा एक सामान्य भाषा में हम समझे कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जो कि मतलब सामने वाले को प्रभावित करे, या मतलब चीज़ों को सुलझाने वाला। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। हमारी मतलब कपड़े पहनने की एक मतलब लहजा होता है, वो भी इसमें आता है थोड़ा सा। बहुत सारी इसमें चीज़ें आती है, बोलने की आपकी स्टाइल है, आप लोगों को कैसे प्रभावित करते हो, लोगों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ते हो। तो यूपीएससी के अंदर इसकी डिमांड होती है। और एक अच्छी पर्सनैलिटी आप देखना, आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा यार बंदे में दम है इसमें, ठीक है, या मतलब ये बहुत अच्छी बात करती है, ऐसे मतलब उससे आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। और ये हमें हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा करना है कि थोड़ा सिविल सेवाओं को दृष्टिकोण से ये रखना है। आप यूट्यूब पे इसके वीडियो सर्च करना, यूपीएससी का सिलेबस देखना और उसके हिसाब से इसमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा आपको ऊपर नहीं लगाना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो, 2023 के लिए टारगेट आपने रखा है, तो आपको ये देखना है कि आपकी सोच तो कोई गलत तो नहीं है, आपकी नेगेटिव सोच तो नहीं है किसी धर्म जाति या महिलाओं के प्रति। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप थोड़े सुलझे हुए इंसान तो हो ना। ये अपने आप को देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी मतलब कोई गलत चीज़ें नहीं हो उसमें, ये ध्यान रखना है। तो ये आप कर सकते हो। अब ये चीज़ें आपके लिए कि जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि आपको ऐसा करना है। तो मैं भी आपको ये चाहता हूँ कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको इन 2 महीनों में क्या करना है। डेली बनाओ, एक रिवीजन कैसे करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। आपकी जो भी वीकनेस है कि भाई वीकनेस हमारी है कि सी सेट वीकनेस है, उसमें मैथ मुझे नहीं आता तो उसकी कोचिंग कर लो। कहीं भी कुछ जो भी करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपके कहीं कोचिंग करना है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि किसी पे थोपना नहीं चाहता, मैं जस्ट वो बता रहा हूँ जो मैं इस जर्नी से सीख के आया हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अपना एक प्लान बनाना है। बस आप गाइडेंस ले सकते हो, थोड़ा ये देख सकते हो कि आपके साथ जो अन्य कंपटीटर वो क्या कर रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे आप सीख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी जैसे मैंने बात की, मेरा ये मानना है कि यार कोचिंग ठीक है, करना चाहो तो कर लो, इसमें मैं कभी ये नहीं बोलूँगा मत करो, आपकी मर्जी, आप थोड़ा रिसर्च करके देख लेना। लेकिन सिलेक्शन यहाँ छुपा है, सिलेक्शन छुपा है आपकी सेल्फ स्टडी में। करना तो यही पड़ेगा आखिर में, क्योंकि कोचिंग का जो मैं देख रहा हूँ, पैटर्न देख रहा हूँ, उनके नोट्स देख रहा हूँ, वो आउटडेटेड है। मतलब आपकी एग्जाम में काम बहुत कम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना। और लास्ट में एक चीज़ है कि हमेशा अपने आप को मोटिवेशन कैसे रखोगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, देखो अभी पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि चाहे आप पर लोग हज़ारों कमेंट करें, जैसे विशेषकर इस समय ये होगा आपके कि आप मतलब आपको समझने वाला कोई नहीं है। जैसे आप सीसेट में फेल हो तो लोग आपको बोलेंगे मेहनत तो करते नहीं है। तो जो हमारी कमियाँ है कि जैसे मैथ वगैरह सीख लेंगे, एक जो टाइम मिला है ना कि यार इस समय मेंस का अच्छा कर सकते हैं, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं, शायद ये आपको टॉप 10 में ला दे, शायद ये आपको 20 में ला दे। आपने ये देखा होगा, आपने ये तो देख लिया कि रवि सियाग की रैंक 18 है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा उस बंदे का पेशेंस नहीं देखा, आपने उसकी मेहनत नहीं देखी। वो भी 2016 से तैयारी कर रहा है। 2016 के बाद में पहले उनका रैंक 337 था, फिर 327 कितना रैंक आया, और बाद में 2020 में ये हुआ कि जब उनको लगा कि मैं टॉप कर जाऊंगा, उस साल वो प्री में फेल हो गया। आपने ये नहीं देखा। अब आप इनसे सीख सकते हो। जब जो बंदा जो टॉप कर रहा है 2020 की प्री में फेल था और आज वो 18 रैंक लेके आया है, तो ये आज हमें भी अपने आप को सिखाना होगा कि जब हम जैसे आज फेल हैं प्री में, तो हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिला 1 साल का, तो अगली साल जब 2023 की एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, 2023 की एग्जाम आप दोगे, तो उसके अंदर आप टॉप क्यों नहीं कर सकते? ये देखो ना, आप भी टॉप कर सकते हो। यह हमें यहाँ से सीखना है। और यही तो मतलब इस यूपीएससी की जर्नी आपको ये सिखाती है कि यहाँ पे जो टॉपर है वो भी स्ट्रगल करके आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनका देखना। टॉप मतलब 10 में है, 10th रैंक है उनकी, रंधावा जी, उनकी रैंक देखना एक बार। 2012 से
जब मैंने जर्नी शुरू की थी उसी समय उनकी जर्नी शुरू हुई थी। 6 अटेम्प्ट उनके पास भी थे, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 है। अब सीख सकते हो आप ये। तो इसका मतलब साफ बात ये है कि हमें अपने आप से मोटिवेट होना होगा, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। चाहे आपको कोई कितनी गालियाँ निकालें, कोई कितनी आलोचना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जर्नी हमारी है, जो होगा हमारे साथ होगा, और हमेशा खुशियों को साथ रखना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन कैसे रखना है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आप देख लेना इसमें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।